नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। 1000 किलोमीटर तक बस के सफर का 22 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। स्कूलों की मान्यता न होने से बच्चों का भविष्य अधर में, लगभग 70 स्कूल होंगे बंद। दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को लिया आड़े हाथों। जीवन शैली बदलकर अस्थमा को रोका जा सकता है, कहा डॉक्टर राज मेहता ने। दूषित पेयजल की समस्या का समाधान न होने पर फूटा नागरिकों का गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। अब अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस हैप्पी कार्ड का लाभ 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार ही उठा पाएंगे। हरियाणा रोडवेज की बसेस में अंत्योदय परिवार योजना के तहत प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के 22 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इसमें 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान किया जा रहा है। इस कार्ड की मदद से पात्र लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को 50 रुपए का शुल्क देना होगा। बाकी कार्ड की लागत 109 रुपए और कार्ड का वार्षिक रखरखाव 79 रुपए शुल्क भी सरकार वहन करेगी। हरियाणा सरकार की इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरा गांव नांगल जयवीर पिंड जी और यो 1000 किलोमीटर वाला खतरा है और एक महीने तो ऊपर हो गया। एक दिन को 10 दिन में, एक बार 5 दिन में, और उधर जाके कब है चल 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 उम्र की लिया देने को बोर के माने घर का है सुविधा बना रखा सारा। जो स्कीम से करने स्कीम देवांगे चल लगी जब भ्रष्टाचार बना रखा चढ़ते सरकार को बढ़िया चलाई से चलन देंगे। तो मेरा नाम सुधीर राउत है और मैं यहाँ हैप्पी कार्ड पे मेरी प्रबंधक महोदय जी ने सर्विस के लिए यहाँ पे, जैसे मेरे साथी और भी हैं, इन्हीं के साथ ड्यूटी है मेरी। इसमें कार्ड का ये ऑनलाइन अप्लाई होता है। सरकार ने घोषणा की है कि जिनके जो अंत्योदय कार्ड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद मैसेज आता है। वो मैसेज जब यहाँ प्राप्त हो जाते हैं, उसमें तारीख होती है, OTP होता है, उसके बाद वो प्रोसीजर यहाँ आप अप्लाई करो और यहाँ से आप कार्ड ले सकते हो। लेकिन इसमें समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है, जो मैं संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि ग्रामीण अंचल अपना और गांव से लोग आते हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। उनको ना तो वो फोन यूज करते और ना ही उनको मैसेजिंग के बारे में पता है। ये जो भीड़ लगती है लगातार, ये वही कारण है। अब मैं आपके माध्यम से 1 मिनट आप मुझे दीजिए, 1 मिनट दिखाइए। अब ये मैसेज है, पहले ये मैसेज आएगा, आप इस पे बेसिक से आप इस पे जूम कीजिए। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, पहले ये मैसेज आएगा, ये मैसेज सेव रखना है, इसमें OTP है। उसके बाद ये मैसेज आएगा, इसमें डेट मेंशन होती है नीचे, उसी तारीख को आए पब्लिक को। लेकिन यहाँ दिक्कतें ये आ जाती हैं कि गांव से उनको पता नहीं होता और वो आ जाते हैं और फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब तक ये OTP नहीं आएगा, कोई इसमें वो कार्ड इशू नहीं हो पाएगा। भिवानी जिले के गैर मान्यता प्राप्त 70 स्कूलों को बंद करने के लिए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने इस बारे में सभी अधीनस्थ अधिकारियों से मांगी गई सूची पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल छोटे छोटे कमरों में चल रहे हैं, जहाँ ना तो स्कूली माहौल है और ना ही पढ़ाई को तवज्जो दी जाती है। भिवानी जिले में ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जो गैर मान्यता के ही चल रहे थे। ये स्कूल बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूलों में ना तो बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है और ना ही अन्य सरकारी नियम पूरे करते हैं। स्कूलों की मान्यता न होने की वजह से बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से स्कूल्स की जाँच के बाद लिस्ट मांगी थी। लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुँच गई है। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इन स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जो एकेडमीज खुली हुई हैं वो भी अगर सरकार के नियमों के तहत नहीं होंगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 70 विद्यालयों की लिस्ट उनके पास आ गई है जिन पर कार्यवाही की जाएगी।
भिवानी ज़िले में 70 के आसपास की लिस्ट है जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों ने दी है, और उसमें ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो प्ले स्कूल हैं। तो प्ले स्कूल के नाम से जो है गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चला रहे हैं, और उनका निरीक्षण करना भी हमने शुरू किया है। बडेसरा गांव में मैं खुद व्यक्तिगत रूप से गया। 3 स्कूल जो वहाँ पर मुझे चलते मिले, उसमें एक सिटी स्कूल बडेसरा है, और एक ICS है, एक लिटिल लाइट स्कूल है बडेसरा, जहाँ पर जो है वो गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी में है, और तकरीबन 200 के आसपास बच्चे मुझे वहाँ मिले, और उन सभी को आदेश दिया गया है कि इसे बंद कर दिया जाए। तो जल्द ही पुनः जो है इसका फॉलोअप किया जाएगा कि उन विद्यालयों ने क्या कार्रवाई करी है, अन्यथा उनके विरुद्ध जो है जो भी विभागीय कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, बहुत सारी अकेडमियाँ भी ऐसी हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है, जिसलिए पिछले दिनों एक आदेश क्या कुछ है? हाँ, उसकी अभी कोई विस्तृत तो हमें वो नहीं है रिपोर्ट्स आई रही, लेकिन ये तय है कि भाई जितनी भी एकेडमीज़ हैं वो सारी की सारी गैर मान्यता प्राप्त है। तो उनमें जो भी माता पिता बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये सबको पता है कि वहाँ उनकी जुरिडिक्शन नहीं है कि किसी बच्चे का एडमिशन कर सके, दाखिला कर सके। जल्द उनके ऊपर भी जो है हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, टीम गठित कर रहे हैं, जो एक एक एकेडमी को व्यक्तिगत रूप से हम चेक करेंगे, उनमें पढ़ने वाले बच्चों का डाटा लेंगे कि किस स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल टाइम में वहाँ पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश में ये प्रयास कर रही है कि हरियाणा के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, और जितने भी स्कूल चल रहे हैं वो सरकार से मान्यता लेकर, सरकार से सारी कंडीशन पूरी करके, क्योंकि बच्चों का मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला है, कंडीशन पूरी करके और स्कूलों को चलाएं। मैं बार बार ये हमारे स्कूल संचालक साथियों से भी आग्रह करता हूं। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आपको जो सूची उपलब्ध करवाई है वो 70 नहीं, वो 150 के करीब जैसे स्कूल है। ये जो सूची है ये अभी अधूरी है। कुछ ब्लॉकों ने, कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों ने सूची अभी नहीं दी है, वो पता नहीं क्यों नहीं दी है, किस प्रेशर में नहीं दी है। ये एसोसिएशन इस बात का पता करेगी कि ये सूची अधूरी क्यों है। ये 150 के करीब स्कूल हैं जो प्ले स्कूल के नाम पर और जो एकेडमी के नाम पर, जो बच्चों को छोटे छोटे कमरों में, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, और बच्चों के भविष्य को ख़राब करने का काम ये एकेडमी है। विशेषकर मैं एकेडमियों का तो स्पेशली नाम लेता हूँ कि प्ले स्कूल और एकेडमी, इनको या तो सरकार से मान्यता लेनी चाहिए, नहीं तो इनको बंद होना चाहिए। हम 3 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों से भी और सरकार से भी लेटर जारी हो चुका है, और केंद्र की सरकार का भी ये कानून बन गया है कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा एकेडमी में नहीं जाएगा। तो एकेडमियों को और इन प्ले स्कूलों को बंद होना चाहिए। जज्बा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने भिवानी जिले के गांव में जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि जज्बा को भाजपा की बी टीम कहने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पुत्र मोह में कई कांग्रेस नेताओं का राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सेमीफाइनल का मैच है, इसलिए इसको जीतना बहुत जरूरी है। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हुड्डा हमें भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने बेटे दीपेंद्र के लिए उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेसी नेताओं को खुले लाइन कर दिया है। किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह यादव, करण दलाल इसका ताज़ा उदाहरण है। जजपा प्रधान महासचिव ने कहा कि किसान उनके लिए सर्वमान्य रहे हैं। आज किसान परेशान हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ को अपने पिता की कर्म भूमि बताते हुए दिग्विजय ने कहा कि भिवानी के लिए अजय सिंह चौटाला हमेशा तत्पर रहे हैं। भिवानी के युवाओं को रिकॉर्ड नौकरियां अजय सिंह चौटाला ने देने का काम किया। हिसाब से देखें तो 40 में से पहले तो माइनस करो रणजीत सिंह जी का, जो 41वां जो विधायक थे वो तो माइनस हो गए, फिर मनोहर लाल जी का, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अब अगर जोड़ तोड़ बिठाया जाए 88 लोगों की विधानसभा में, तो साधारण भाषा में ये आज की बीजेपी की सरकार अल्पमत में चली गई, और यही बयान दिया है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। अल्पमत में जब कोई सरकार चली जाती है तो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी है कि वो उसके खिलाफ गवर्नर से मिले, महामहिम से मिले। अल्पमत की सरकार कोई भी कैबिनेट का फैसला नहीं ले सकती है, कोई भी संवैधानिक फैसला नहीं ले सकती है।
तो उसके खिलाफ वो गवर्नर से मिले, सरकार को बर्खास्त कराने के लिए अप्रोच करे, और फिर महामहिम की संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो विपक्ष को मौका दे। ऐसे में जो गणित भूपेंद्र हुड्डा जी बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 30 प्लस जो 3 लोग शामिल हुए और बाकी अगर देखें हम जेजेपी के 10 हैं। आज इस परिस्थिति में मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं हुड्डा जी से ये कहूं और उनसे ये पूछूं कि अब वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। आपको याद होगा बहुत कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन की उस समय जरूरत नहीं थी। आज जो सहारा बीजेपी को अगर मिलेगा, उस नो कॉन्फिडेंस का मिलेगा। वो क्यों लेकर के आए थे? क्योंकि बीजेपी का उनको आदेश था कि जेजेपी से हमारा साथ छूट गया, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आइए और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा, जिससे हमारे को 6 महीने का कवर मिल जाएगा। ये जनता को आज जान लेना चाहिए कि जो हुड्डा कर रहे हैं वो A to Z भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोगों के इशारे पर कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के लोगों के इशारे पर कभी काम नहीं किया। हम साथ जरूर थे, जनता के हितों के लिए साथ थे, और जब तक साथ रहे जब तक हितों की बात हुई। जब 5100 पे बात अड़ी तो गठबंधन टूट गया। आज मैं चैलेंज करता हूं हुड्डा साहब को कि अगर वो सही मायने में हरियाणा के रक्षक हैं और बीजेपी सही मायने में भक्षक है, तो सरकार को आज ही गिराना चाहिए, कल की सुबह की सूर्य उदय से पहले गिराना चाहिए। यदि सरकार गिराने के लिए आपसे संपर्क भी करते हैं तो क्या 10 के 10 विधायक जेजेपी के साथ खड़े आएंगे, आपको लगता है? आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे साथ जो विधायक हैं वो ठोस खड़े हैं, और पार्टी की लाइन से अलहदा कोई विधायक नहीं जा सकता। उस पर फिर एक अलग कानून है। अगर हमारी पार्टी का लीडर ऑफ द पार्टी जो फैसला लेगा, सभी विधायकों को उसके साथ सम्मिलित होना होगा, नहीं तो वो लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे। पिछली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन में आधा जब अनुपस्थित रहे, अनुपस्थित रहने का फैसला हमारा था। वो इसलिए था क्योंकि हमें पता था कि उस संख्या बल से कांग्रेस के साथ जोड़ने के साथ भी सरकार नहीं गिर रही थी। निर्दलियों का पूरा साथ उस समय बीजेपी के साथ था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आज मैं नहीं कह रहा कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को अल्पमत में लाने का या कहने का काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया, कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर मैं उनकी बात को सच मानूं, और ये 3 लोग ठोस हैं उनके साथ, ये सिर्फ चेहरा या मुंह प्रदर्शनी दिखावा नहीं है, तो फिर वेट किस चीज़ का हो रहा है भाई? हुड्डा साहब क्यों गुमराह कर रहे हो? क्यों पागल जनता को बना रहे हो? सरकार के खिलाफ आज सड़कों पर आओ, संख्या बल प्रदर्शित करो और लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करो। विश्व अस्थमा दिवस पर मीडिया से बातचीत करते हुए IAP के जिला सचिव डॉक्टर राज मेहता ने कहा कि वर्ष 2024 का अस्थमा दिवस का थीम अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण है। उन्होंने अस्थमा से पीड़ित लोगों को शिक्षित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने बताया कि अस्थमा में 5 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अस्थमा एक दीर्घकालीन स्थिति है जिसमें अक्सर बहुत ज़्यादा बलगम बन जाता है। बच्चों में यह बीमारी आम हो चुकी है। अस्थमा के ज़्यादातर मामले पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। इस बारे में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिशियन के जिला सचिव डॉक्टर राज मेहता ने बताया कि जांच का दायरा बढ़ने से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए। पैकेट में बंद खाने वाली कई चीज़ें बच्चों के शारीरिक विकास में नुकसानदायक हैं। अस्थमा से पीड़ित लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड अस्थमा डे है आज। इस विषय पर IAP की बात कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम के अंतर्गत हम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, अस्थमा के बारे में लोगों को बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि लोगों तक ये संदेश पहुँचे कि अस्थमा क्या बीमारी है, इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, किस प्रकार से इससे बेहतर ज़िंदगी जी जा सकती है, ताकि हम लोगों में इस बारे में अवेयरनेस फैला सकें। किस प्रकार की अवेयरनेस? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अस्थमा एक लंबी चलने वाली बीमारी है। ये सांस के रस्तों की इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और उसमें बलगम बनने की वजह से होती है। इस प्रकार की एलर्जी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हैं और दिन ब दिन बढ़ रही हैं। भारत जैसे प्रगतिशील देश में, जहाँ की आबादी अब इतनी बढ़ चुकी है,
वहाँ पर रोज़ नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो धीरे धीरे ऐसा पाया जा रहा है कि एनवायरनमेंट में जो बढ़ता प्रदूषण है उसके कारण प्लस जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि जो आनुवंशिकी है उसके कारण अस्थमा का जो प्रेवलेंस है उसका जो रेट है आम लोगों में पाया जाना वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जो बच्चे और पैदा हो रहे हैं नए, उस पॉपुलेशन में तो ये और भी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि लोगों तक इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए, उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार से इससे बच सकते हैं, कैसे इसका अच्छा इलाज लेके इसके लक्षणों को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि समय रहते यदि इलाज हो जाए तो ये सीरियस रूप लेने से रोका जा सकता है। लक्षण क्या? अगर अस्थमा के लक्षणों की बात की जाए तो आमतौर पे अस्थमा जो है एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें एलर्जी होती है सांस के रस्तों की, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। परंतु बहुत बार सांस लेने में तकलीफ़ होने से पहले कुछ उससे कम सीरियस लक्षण होते हैं जो कि लोग पहचान नहीं पाते। जैसे कि किसी को यदि लंबी खांसी चल रही है तो अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं, किसी को छाती में जकड़न महसूस होती है, किसी को रात के समय सोते सोते अचानक सांस में घुटन महसूस होती है, या उसको धूल मिट्टी के संपर्क में आने से, या आमतौर पे बोलते हैं जैसे सर्द गर्म हो जाने से एकदम उसको सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ने लगती है। कुछ मिनटों या कुछ घंटों में ही सांस का खिंचाव बढ़ने लगता है, जकड़न हो रही होती है। तो ये भी दमा का लक्षण हो सकता है। ख़ास तौर पे यदि परिवार में किसी और को पहले से इस प्रकार के लक्षण हैं तो ऐसे में आनुवंशिकी के कारण ऐसा हो सकता है कि यदि माता पिता में, भाई बहन में, दादा दादी में या किसी नज़दीकी रिश्तेदार में अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो शायद इससे आनुवंशिकी रूप से ये बीमारी उन बच्चों में भी आ सकती है। तो उनसे शायद हम नहीं लड़ पाएंगे, परंतु जिनसे बच सकते हैं एटलीस्ट उनसे बचना चाहिए। साथ ही खाने पीने का जो देखभाल है थोड़ा, और केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं उनसे ज़रूर बचना चाहिए थोड़ा सा अगर हो सके। जी, बहुत ही वाजिब सवाल है। बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये सर्दी में ज़्यादा होता होगा, क्योंकि उस वक्त स्मोक भी होता है, ठंड भी होती है, तो उस कारण से भी वायरल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा लगती है। परंतु अस्थमा एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, और एलर्जी में ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रकार के सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से ही हो। अस्थमा में बिना इन्फेक्शन के भी और कारण हैं जिनको हम ट्रिगर बोलते हैं, जैसे गर्म सर्द वाला। तो गर्मी में बाहर से आए बच्चे आते ही फ्रिज का पानी पी लिया, एसी के आगे बैठ गए या कूलर के आगे बैठ गए, तो वो भी ट्रिगर कर सकता है। अगर हमने कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल यूज़ की, जैसे परफ्यूम है, डिओड्रेंट्स हैं, टैल्कम पाउडर्स हैं, उनसे भी हो सकता है। फिर घर में खाना बन रहा है, उसका धुआं अगर आ रहा है, तो जिनको पहले से एलर्जी है उनको भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखने की है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि धुआं आने से अस्थमा हो गया है। अस्थमा के लिए एलर्जी का गुण शरीर में था, वो माँ बाप से आनुवंशिक आ सकता है या बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो ट्रिगर होता है वो उसे छेड़ देता है, जिसके कारण फिर वो लक्षण आने लगते हैं। तो हो सकता है कि उसमें अस्थमा के गुण हो, परंतु यदि वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत साफ़ सुथरा है, वहाँ पे इस प्रकार के ट्रिगर नहीं है, तो उस बच्चे को सालों साल हो सकता है कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन यदि वह किसी ऐसे एरिया में जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली कोई बच्चा है जो पहले बेंगलोर में रह रहा था, पर अभी वो किसी कारण से भिवानी में आ गया और उसका कटाई का सीज़न चल रहा है या नॉर्थ इंडिया में, तो अब वो एक्सपोज हो गया। तो जब तक वो वहाँ रह रहा था उसे कोई लक्षण नहीं थे, अभी जैसे ही वो यहाँ पे आया तो कटाई का सीज़न होने की वजह से वो एक्सपोज हो गया, जिसके कारण कि उसको दमा के लक्षण आने लग गए और उसे फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो ये चीज़ समझने की है कि यहाँ पे ट्रिगर बहुत ज़रूरी फैक्टर है एक। अगर एलर्जी है किसी चीज़ से और ट्रिगर नहीं है तो भी कई बार वो लक्षण नहीं आते हैं। जी, तो यदि आंकड़ों की बात करें तो एक एस्टिमेट्स हैं, वो एस्टिमेट पुराने समय में कम के थे, अब धीरे धीरे जो नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। तो एक समय में कहा गया था आज से लगभग 20 साल पहले कि लगभग 2 से 3% जो लोग हैं वो एलर्जी अस्थमा के रोग से ग्रसित हैं टोटल, जबकि अभी वो नंबर बढ़ के अलग अलग स्टडीज़ में 3 से लेके और 9-10% तक भी जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन एरिया, उम्र और किस प्रकार के वहाँ पे पोल्यूशन है, उस हिसाब से अस्थमा का जो प्रेवलेंस जिसको बोलते हैं पाया जाना, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और लगभग 3 से लेके और 8-9% तक जा रहा है। तो ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और एक अवधारणा ये भी है कि अस्थमा जानलेवा नहीं है, सिर्फ थोड़ा तंग करती है। तो ये कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक गलतफहमी है। अस्थमा में किसी भी उम्र में जानलेवा हो सकती है यदि समय पे ध्यान ना दिया जाए। देखिए, जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सांस है। हम 24 घंटे सोएं, जागे, खाना खाएं, पर सांस लेते रहते हैं। तो यदि सांस लेने में ही तकलीफ़ हो जाएगी तो धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि सांस के जो रास्ते हैं वो परमानेंटली डैमेज होने लगे, जिसके कारण उनकी जकड़न लंबी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी या बदल जाएगी। तो इसीलिए पहला तो है ही कि इसे समय पे ठीक करें
और इसे लंबी बीमारी में बढ़ने ही ना दें। परंतु यदि कभी अटैक हो भी जाए, क्योंकि इस बीमारी में बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि सांस का एक ज़्यादा अटैक हो जाए जिसमें सांस लेने में खिंचाव, जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उस समय पे ऑक्सीजन नीचे जाने लगती है और यदि समय पे इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। तो इस बारे में ज़रूर अवेयर रहें, ये बात ध्यान रखें कि समय पे इलाज ना लेना अपनी जान से खतरा मोल लेना हो सकता है। साउथ साइड में ये अस्थमा के लिए जी, हमने भी इंटरनेट पे देखे हैं ऐसे वीडियोस। ये मछली की जो थेरेपी है या इस तरह की और भी कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि टीवी पर कई बार या वीडियोस में इंटरनेट पे बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा दी जाती हैं, परंतु एक चीज़ समझने की है कि ये टिपिकल एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। तो इस प्रकार की थेरेपीज़ का एलर्जिक डिसऑर्डर में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये प्योरली मिथ है या जिसे कहते हैं अवधारणा है, और लोगों से एक दूसरे में वायरल हो जाती हैं। और आप भी जानते हैं कि इंटरनेट पे वायरल होने वाली हर चीज़ सच नहीं होती है। भिवानी शहर के वार्ड नंबर 25 के तहत आने वाले सैनीपुरा में पीने की समस्या को लेकर नागरिकों में गुस्सा फूट गया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या बढ़ जाती है। अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। वार्ड पार्षद विनोद प्रजापति का कहना है कि यह सब अधिकारियों की लापरवाही के चलते हुआ है। वार्ड नंबर 25 के तहत आने वाले सैनीपुरा की गली नंबर A3 के निवासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें स्वच्छ पेयजल मुहैया करने की बात कही। वार्ड नंबर 25 के पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि क्षेत्र के लोग पिछले करीबन 1.5 माह से दूषित पेयजल की समस्या से परेशान हैं। क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है। वे क्षेत्रवासियों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों से मिलते हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दूषित पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर जिला प्रशासन व विभाग के अधिकारियों को कई बार वे अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते वे अपने ही मतदाताओं की समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। हमारी गली में 1 महीने से पानी की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है जी। बहुत खराब पानी आ रहा है, बेतरीके से गंदा पानी, नाले के सीवरेज का पानी आ रहा है। 1 महीने से हम परेशान हो रखे हैं। सुबह शाम मोटर सप्लाई चालू करते तो भी पानी साफ नहीं आ रहा। गली की औरतें, सभी बच्चे दूर दूर तक जा के पानी लेके आता है हैंडपंप से भर के। पानी समस्या हमारी सुलझाओ जी। सभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी है नहीं गली में, एक बूंद पानी पीने के लिए भी नहीं है। गली नंबर 1 जाने वाली गली हमारी बहुत परेशान हो रखे जी हम काफी टाइम से, 1 महीने से। तो हमारे पार्षदों से हमने सबको शिकायत कर दिया है, हमारी पानी की समस्या को दूर करो। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, सभी मोहल्लेवासी गली वाले सभी बहुत परेशान हैं। तो सर हम रिक्वेस्ट करते हैं गर्मी में इतना परेशान मत करो हमको। तो हमने शिकायत पार्षद को भी दे दिया है और हमारे MC है जो वार्ड के उनको भी कह दिया है, सबको कह दिया है हमने, लेकिन हमारी समस्या दूर नहीं हो रही काफी टाइम से। शिकायत तो जी भी आदमी कर कहा से देखो जी, मैं बुढ़ी लुगाई किस जाऊंगी, आप या बताओ। मैंने ये छोरे दान लाग रही, ये मेरे हिस्सा है और किसके है बताओ। मोहल्ले वाले 1.5 महीना लिया जी, हमने सोचा थे आज नहीं काल ठीक आ, कदे न कदे नहर को नहीं आ रही, नहर आओगी जब आ जाएगा। ये नहर मारी है खतर को के सारा शहर में पानी आने लग रहा बढ़िया, हमारा सड़ान लगा क्यों आ गई हो सीवरेज का पानी। पानी की परेशानी है जी, 25 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा 1.5 महीना से पानी की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है जी। काला पानी आ रहा है, एक औरतों में पानी आ रही जैसे समस्या हो जे है जो पानी के उसमें औरतें पानी में लगी रहे, मर्द मानसा की रोटियां नाश्ता न सब क्या वार हो जाए तो घर में वही कड़ी साड़ो काबू है की समस्या जो है ना, वो ये अंकल जी हैं सुबह 5:30 बजे फोन कर देते हैं कि विनोद पानी गंदा आया हुआ है। ये माताएं बहनें भी सारी परेशान होकर फोन करती है। मैं तो इनका फोन उठा लेता हूँ 5:30 बजे, पर प्रशासन के पास कोई अधिकारी है कि जो फोन उठा ले इनका या समस्या का समाधान करवा दे। पीछे मैं ADC साहब से भी मिला था, कल भी इन्होंने फोटो भेजे गंदा पानी के। मैंने एक्शन साहब को भी भेजे, SDO साहब को भी भेजे, JE साहब को भी भेजे, मगर समाधान तो कोई नहीं हो रहा। 1.5 महीना तो ये आंटी जी बुजुर्ग है, बच्चे बीमार हो रहे हैं या उल्टी दस्त हो रही है इस गंदा पानी के कारण। समस्या ही समस्या है। तो प्रशासन से ये मांग है कि इस समस्या का जल्दी समाधान करवाए, ताकि पानी तो सुबह उठता है ना आदमी तो सबसे पहले जरूरत पानी की पड़ती है। अगर पानी खराब है तो उसका तो वही बात है कि सारी जिंदगी खराब है। अब एक खबर चलते चलते, चुनाव का समय भी बड़ा अद्भुत होता है। इस समय में अधिकतर नेता अपने भाषणों में शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। चुनाव समय में लगता है कि नेताओं को लीक से हटकर बोलने का एक लाइसेंस मिल गया है। यही स्थिति कार्यकर्ताओं में मतभेद पैदा कर देती है। कार्यकर्ता भी सामाजिक भाईचारे को भूल जाते हैं क्योंकि नेताओं के भाषण से उनका माइंड वॉश हो जाता है। इसी का परिणाम है कि चुनाव के समय आपसी झगड़े होते हैं। आइए हम चुनावी समय में सामाजिक भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लें। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर।
1000 किलोमीटर तक बस के सफर का 22 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। स्कूलों की मान्यता न होने से बच्चों का भविष्य अधर में, लगभग 70 स्कूल होंगे बंद। दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को लिया आड़े हाथों। जीवन शैली बदलकर अस्थमा को रोका जा सकता है, कहा डॉक्टर राज मेहता ने। दूषित पेयजल की समस्या का समाधान न होने पर फूटा नागरिकों का गुस्सा। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।